अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर के खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम दुआ गो हैं आप सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये दिन खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम कौमी इशूज़ को किस तरह देखा, इस पर एक नज़र डालते हैं। एक रिपोर्ट है जो आपसे शेयर करते हैं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े हेल्थ प्रोग्राम के तहत नया पाकिस्तान कार्ड का इजरा और करप्ट अनासर के खिलाफ वजीर आजम की पुरअज़्म तकरीर आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। सेहत कार्ड के इजरा से वजीर आजम के खिताब को रोजनामा पाकिस्तान ने सुर्खी के तौर पर लिया। तमाम मसाइल का हल कानून की हुक्मरानी, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से अस्पतालों का जाल बिछ जाएगा। निजी शोबे में दूर दराज इलाकों में अस्पताल बनाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात ने इसी खबर को कुछ इस अंदाज से पेश किया। पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस शुरू, 3 साल में 440 अरब रुपए खर्च होंगे। वजीर आजम। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, आइंदा साल मार्च तक पंजाब में हर खानदान को सेहत कार्ड मैसर होगा। गैर मसावी तरक्की से मुल्क महफूज नहीं रहता। वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल पर वजीर आजम का बयान कुछ इस तरह शाया किया है। कानून की हुक्मरानी ना होने से इलेक्शन में जराइम पेशा आ जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक वजीर आजम के बयान को अहमियत दी। गलतियाँ अमरीका ने की, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया। वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम के बयान को ही रोजनामा जंग ने सुर्खी के तौर पर लिया। सिर्फ फौजी ताकत कौमी सलामती की जामिन नहीं, कानून की हुक्मरानी ना हो तो मुजरिम आगे आ जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान। इंग्लिश अखबार द नेशन की लीड स्टोरी है, PM लॉन्चेस लैंडमार्क हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल पंजाब रेजिडेंट्स। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, PM लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पंजाब। डेली टाइम्स ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को हेडलाइन स्टोरी के तौर पर लिया। डायलॉग विद ओनली दोज हु रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। द न्यूज ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर शाया किया। नेशनल सिक्योरिटी नॉट मैरिली मिलिट्री माइट, PM। डॉन अखबार ने वजीर आजम के बयान को हाईलाइट किया। PM लाइकन्स इनइक्वलिटी टू सिक्योरिटी थ्रेट। ये थी जी अखबारात की अहम खबरें। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे वो छाए हुए हैं नेशनल मीडिया पे भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हो रही हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे रनडाउन को कि हमारा आज का रनडाउन क्या है। कानून की हुक्मरानी ना होने से इलेक्शन में जराइम पेशा आ जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। शहबाज दौर में जाली मुकाबलों को अरूज मिला, पुलिस पैसे लेकर बंदे मारती रही। चौधरी फवाद हुसैन। मुस्लिम लीग बामुकाबला मुस्लिम लीग क़यादत आमने सामने। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। सिंध बलदियाती निज़ाम हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बरकरार। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया सिंध में तरमीमी बिल पर हंगामा और रोजनामा डॉन में आरफा नूर साहिबा का कालम उस बस इज एट एनीवे। और ट्विटर पे टॉम ट्रेंड सेहत कार्ड है, उस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप सबको सुबह बखैर। और आज तो बड़ा मौसम जो था वो फोगी सा था और बड़ा रोमांटिक सा था। सलमान साहब अच्छा लग रहा था लाहौर। आज हम सब में एनर्जी, इसकी वजह क्या है? आज एक तो उसकी वजह यह कि आपने आते ही हमें ज़रा थोड़ा वार्म अप किया। आप हमारे बूस्टर हैं। दूसरी बात यह कि मौसम, जैसे हमने कहा कि आज मौसम खूबसूरत था, जब हम आए तो अच्छा लग रहा था मौसम। और कल से मुझे तो इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि कल जो सेहत कार्ड और दीगर चीज़ों के ऊपर कल हुआ है, अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा 60% भी अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो ये गेम चेंजर होगा। और कल लेकिन जो बात असल है ना शफीक, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिकल 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा तमाम मसाइल का कानून की हुक्मरानी है। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो वो कहते हैं कि ना हो तो करप्ट नासिर जो है वो इलेक्शन में आ जाते हैं जीत के, फिर वो इस सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। बिल्कुल राना साहब ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये जो केसेस चल रहे हैं हमारे अपोजिशन के अरकान के खिलाफ, ये केसेस हवा में तो नहीं है ना, इनके फिजिकल सबूत भी मौजूद है और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। हम बार बात करते हैं सरे महल की और आपके ये बिलावल हाउसेस की और जाती उमरा की और रेवेन्यू फीड फ्लैट्स की।
जब ऐसे अनासर आएंगे जो कि अपना पैसे, जो हमारे पैसे से या कौम के पैसे से या मुल्क के पैसे से अपनी जायदादें बनाएंगे और रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे, कमीशन खाएंगे, तो फिर सियासत पे कौन यकीन करेगा। आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, को 90% लोग ये कहते हैं कि वी हेट करप्शन, वी हेट पॉलिटिक्स। इसलिए कि उन्हें पता है कि ये पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। जो सियासत और सियासतदानों की इज्जत है ना अवाम में, वो नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये इस किस्म के सियासतदान जिन्होंने सियासत को गंदा किया है अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपना कमीशन, करप्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर देखिए इनको शर्म भी नहीं आती। इनको जो हवारी होते हैं उनका 7 से 12 तक देख लें, सुबह से शाम तक देख लें, एक ही बयानिया होता है कि भाई मेरा लीडर करप्ट नहीं है। तो भाई ये करप्ट कर होने या ना होने का फैसला अदालत ने करना है, ये आपने, मैंने, मीडिया ने नहीं करना। लेकिन ज़ाहिर है वो उनकी एक ड्यूटी है। उन्होंने, इमरान खान साहब यही कहते हैं कि भाई आप सवाए आप सियासतदान हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लोगों ने मुंतखब किया है, बजाय इसके कि आप वो अपने जो करप्शन मुलविस लीडरशिप है उसको डिफेंड करने के, आवाम की बात करें, पब्लिक की बात करें और सारा अपना जोर उस पर न रखें कि भाई मेरा लीडर करप्ट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अदालतों ने जो सजाएं दी वो क्यों दी हैं। आज शहबाज शरीफ भी फर्द जुर्म आयद हो गई है, तो क्या अदालतें, और ये चले इमरान खान से या PTI वो चलो किसी हद तक कहते हैं सियासी तौर पर बायस हो सकती है, क्या अदालतें ही बायस हैं? अदालतें तो मेरिट पे और पेपर पे फैसला करती हैं। जो आपके फैसले हुए वो पेपर पे हुए, वो सबूतों पे हुए। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक इन अनासर की सुकोबी नहीं ना होगी, सियासत से पर्ज नहीं होंगे, उस वक्त तक सियासत और अवाम की नज़रों में गिरती रहेगी और सियासतदानों पर यही हाल होगा। बिल्कुल ठीक है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर में थे और मुख्तलिफ तकरीबों में उन्होंने खिताब किया। क्या गुफ्तगू हुई, क्या हुआ, ज़रा एक रिपोर्ट देखिएगा। कि 440 अरब रुपया 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च होगा, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा क्योंकि सबके पास हेल्थ कार्ड होगा, गरीब से गरीब भी अपना जाके इलाज करवा सकेगा। पंजाब की आवाम के लिए PTI हुकूमत का एक और तोहफा। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम से 440 अरब रुपए 3 साल में खर्च होंगे। अब गरीब से गरीब शहरी भी अपना इलाज करवा सकेगा। वजीर आजम ने कहा कि मार्च के आखिर तक पंजाब में शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। 50,000 से कम आमदनी वालों को एहसास कार्ड मिलेगा। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बल्दियाती निजाम से मुताल्लिक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में वजीर आला पंजाब ने नए बल्दियाती निजाम पर ब्रीफिंग दी। इस दौरान वजीर आजम ने वफाकी वजीर हम्माद अजहर को भी बुला लिया, जबकि हम्माद अजहर भी लॉर्ड मेयरशिप के उम्मीदवार हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम से मुलाकात भी की, जिसमें सानिया सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ्त समेत इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हिदायत की कि सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात को सख्ती से रोकने के लिए सियासी और इंतजामी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। वजीर आला पंजाब का कहना था कि बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया है। तरक्याती बजट 80 अरब इजाफे से 645 अरब कर दिया है। ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन मखदूम तारिक ने भी वजीर आजम से मुलाकात की, जिसमें 23 दिसंबर को ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन बुलाने का फैसला किया गया। सलमान साहब, जो कल वज़ीर आज़म ने, वैसे वो तो इस पर बात करते रहते हैं करप्शन के हवाले से, लेकिन एक बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि ये करप्शन जब हम नहीं रोक पाते तो वो अनासिर जो इस करप्शन की पैदावार होते हैं वो असम्बलियों में पहुंच जाते हैं और असम्बलियों में पहुंच के फिर वो वही करते हैं जो वो चाह रहे होते हैं। देखिए, कल उन्होंने एक जुमला कहा कि कौमी सलामती जो है वो फौजी ताकत से नहीं आती, वो आती है कानून की हुक्मरानी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब सब लोग कानून की हुक्मरानी के ताबे हों। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग कानून के दायरा कार में और इदारों के दायरा कार में आना नहीं चाहते, इनफरादी सतह पे अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं। इसी की निशानदेही की, और आपको भी पता है, मुझे भी पता, हम सब जानते हैं पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर जिस तरह से जराइम पेशा अफराद ने सियासी जमातों के साथ मिलकर नेक्सस बना लिया है, इसी तरीके से आप देखिए जितने बड़े जराइम पेशा अफराद हैं वो सियासी जमातों के आलाकार हैं, सियासी जमातों की मरून मिन्नत टिकटें हासिल करते हैं, फिर इलेक्शन जीतते हैं, सियासी जमातों को फंड देते हैं।
इस वक्त भी अगर आप देखें, हिंदुस्तान की सियासत देख लें, पाकिस्तान की सियासत देख लें, बेशतर अफराद वो हैं जिनके ऊपर कानूनी मुकदमात हैं, जो पुलिस को मतलूब होते हैं। इसकी वजह यह है कि जो हमारा जो सिस्टम है ना, जो इलेक्टोरल सिस्टम, इसके अंदर जो एक बाकायदा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को एलिमिनेट करे जो करप्ट अनासर हैं, उसका कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस चोर दरवाजे से अंदर आते हैं। और यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब एक करप्ट किस्म का माफिया, जराइम पेशा अफराद जब यहां पे आते हैं, वो जराइम पेशा करते क्या है? वो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने इख्तियारात बढ़ाने के लिए, अपनी लूट मार के लिए रियासत को इस्तेमाल करते हैं, इदारों को इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं। मसलन हर MNA MP की क्या ख्वाहिश होती है? वो आता है, सबसे पहले अपने इलाके का DPO बदलता है, अपने इलाके के पटवारी बदलता है, अपने इलाके के SHO बदलता है, अपने इलाके में फना करता है, ताकि वहां उसकी हुकूमत हो जाए और वो उसकी मदद से अपने सियासी मुखालफिन को जो है ना कमजोर कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो फलाह है, उसकी कल प्राइम मिनिस्टर ने निशानदेही की है और ये बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आपने करप्शन को, बदनवानी को रोका ना, और हमारे यहाँ मैं देखा अपना शफीक साहब, बहुत से बड़े बड़े लोग जो है ना वो जस्टिफाई करते हैं जी करप्शन कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बदनवानी कोई इशू नहीं है, पूरी दुनिया में होती है, सरमायादार निज़ाम में होती है। आप मुझे बताइए, आप दुनिया का बेस्ट से बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ले आए, अगर वो करप्ट और माफिया लोगों के हाथों में होगा तो उसका नतीजा भी फिर करप्शन की बुनियाद पे होगा, बदनवानी की बुनियाद पे होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये वक्त है कि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ हुकूमत बल्कि सारे लोग इस पूरे माफिया पर मबनी जो पॉलिटिक्स है, इसके खिलाफ अपने आप को मुत्तहिद करे और एक शफाफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब, कल वज़ीर आज़म ने पंजाब में भी सेहत कार्ड का इजरा किया है और आप ज़रा थोड़ा सा आदाद शुमार के साथ थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इस कार्ड पे ज़रा बात करें कि क्या है और किस तरह होगा। देखिए राना साहब, ये PTI की हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है ये। ठीक। और इसके लिए बजट के अंदर भी अगर आप देखें कि सिर्फ पंजाब के अंदर जो है वो 440 अरब रुपए की जो खतीर रकम है वो मुख्तस की गई है और उसमें जो रवा माली साल है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर भी 60 अरब रुपए जो हैं इस प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। और इसमें शफीक साहब जो 10 बीमारियां हैं, हार्ट से लेकर कैंसर तक, वो 10 बीमारियों के इलाज के लिए जो है वो हर ख़ानदान को, हर फैमिली को जो कार्ड दिया जाएगा उससे वो 10 लाख रुपए तक जो है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये किया है हुकूमत ने कि जो सेहत का डिपार्टमेंट है उसका जो मामूल का बजट है उसको भी जो है वो बढ़ाया गया है और पूरे पंजाब के अंदर जो नए हॉस्पिटल हैं उनका एक जाल बिछाया जा रहा है। लाहौर समेत सूबे के कई अजला के अंदर जो है नए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, पहले से जो मौजूद हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह राणा साहब भी पहले बात कर रहे थे कि उनको इनकरेज किया जा रहा है, वो अपनी नई मशीनरी ला रहे हैं, नया इक्विपमेंट ला रहे हैं, अपने हॉस्पिटल के अंदर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इससे मजमूई तौर पर जो है पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो है एक सेहत की जो सहूलियात हैं उनकी फरावानी होगी, वो उनमें इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक है साहब, प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं माफिया, ये माफिया है, ये हमें भी रिटर्न ऑन द वॉल ज़्यादा हमारा काम है ये अखबारें खबरें देखना, बतौर एक आम आदमी के हम भी देखते हैं कि भाई इनके सासे बढ़ के कहाँ चले गए। आखिर हम लोग उन्हें वोट क्यों देते हैं? क्या आवाम को इदराक नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे अपना जड़ों में पानी फेर रहे हैं और ये हम उन्हें वोट क्यों देते हैं, हमेशा ये इलेक्ट होकर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए शफीक साहब, आपने ना वो सवाल किया जो मैं ऑलरेडी अपने जहन में बना चुका था कि मैंने इसी पे बात करनी है। को टेलीपैथी भी अच्छा, वो देखे माजी के अंदर अगर आप देखें, एक लाहौर में करैक्टर इलेक्शन के दौरान मकबूल हुआ खालिद कयूम साहब, उसका नाम था सलीम किरला, फिर शरीफ दीवा। ये वो लोग थे जो बहुत आम थड़े के ऊपर है। वो जब उन्होंने कागजात जमा कराए तो लोगों ने मज़ा लेने के लिए और उनका चेज़ा लेने के लिए उनके जलसे होने शुरू हो गए, ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। मन हैसुल कौम हमारी नफ्सियात है, हम तगड़े को के पीछे चलते हैं, कमज़ोर जो अपने जैसा होता है उसे कहते हैं कि ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकता तो ये हमें क्या संभालेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ कहते हैं हवा बन गई है, एक बंदे की हवा बन जाती है। आप इलेक्शन में देखें खालिद क्यूम साहब, जिसके पास 1.5-2 करोड़ की गाड़ी प्राडो होगी, उसके साथ 4-5-6 फुट वाले गनमैन होंगे, ठीक है, और वो बंदे से इतना हाथ ऐसे करके मिलाएगा,
ठीक है, और वो 5 साल में सिर्फ एक दफ़ा आएगा, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसे कहते हैं ओ ये बड़ा आदमी है। लेकिन एक अगर आप जैसा, सलमान जैसा, शफीक अवान जैसा पढ़ा लिखा आदमी और वो रीज़नेबल आदमी जिसकी घर की कमाई जो है उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है, वो अगर इलेक्शन लड़े तो हम उसका मजाक बना देते हैं। जिस कौम के अंदर मेयार ये होगा तो फिर उस कौम की पार्लियामेंट भी उन्हीं लोगों पे होगी। घी, चीनी, आटा, ये सब चीज़ें क्यों प्रॉब्लम करती हैं कि हर साल? इसलिए कि जो इन के प्रोड्यूस करने वाले हैं वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। वो कैसे कानून साजी कर सकते हैं कि चीनी को इतनी कीमत होनी चाहिए, घी की इतनी होनी चाहिए, आटा की इतनी होनी चाहिए? सो इमरान खान साहब अपने तौर पे इन माफिया से लड़ें, लेकिन कौम को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप कौम चाहती है कि तब्दीली मुकम्मल तौर पे आए तो खुद को तो तब्दील करें ना पहले, फिर ही कोई तब्दीली आ सकती है। हसन खावर साहब हमारे साथ लाइन पे, प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया, सर थैंक यू, तो मैं कहा जरा उनसे भी पूछना। खावर साहब, ये जो सेहत कार्ड है ये इतने मुख्तसर अरसे में कैसे आप डिलीवर कर देंगे? अच्छा देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये जो हेल्थ कार्ड है, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, इसका रोल आउट तो शुरू हो चुका हुआ है। पहले मरहले में हमने पंजाब के जो गरीब खानदान है जो गुर्बत के लकीर से नीचे है, हमने 52 लाख खानदानों को ये कार्ड दिया। उसके बाद हमने साहिवाल और डीजी खान के मजीद 33 लाख खानदानों को दिया। तो अब हमने बाकी के डिवीजन में इसको लॉन्च करना है और तकरीबन पंजाब में करीबन 3 करोड़ खानदान है और ये यूनिवर्सल कवरेज तक हमने लेके जाना है। और ये लॉन्च बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये मुकम्मल रोल आउट अगले 3 महीने के अंदर हो जाएगा और पंजाब के हर खानदान को मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत जो है वो मुयसर होगी। अच्छा सांसद, ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में शोर है, सिंध में तो आपको पता है जो गदर मचा हुआ है। आप लोग तो इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे उसके रिजल्ट को इतने अच्छे नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि तंजीमी तौर पे बहुत सारे नकाइस हैं पीटीआई में, तो अब इतना बड़ा इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? नहीं, देखिए पीटीआई की बिल्कुल तैयारी है और हमारी तैयारी जो है ना वो असल में हमारा काम है। और मैं आपको पंजाब के हवाले से ये बताता जाऊं, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से, कि 2 हमारे ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम है जो आज से पहले पाकिस्तान में नहीं देखे गए। आज आपने देख लिया ये जो नया पाकिस्तान सेहत है, और ये हर शख्स की जेब के अंदर 10 लाख रुपया डाल ताकि वो अपने खानदान का इलाज करा सके। और आप जरा सोचें कि वो गरीब लोग जिनके घरों में जब बीमारी पड़ती थी या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता था तो इतना खर्चा होता था कि पूरा का पूरा खानदान से कर्जा चढ़ जाता था और कई साल वो कर्जा उतारना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। इसी तरह हमारा जो एहसास राशन प्रोग्राम है जो नया पाकिस्तान कार्ड के जरिए दिया जाएगा, उसके अंदर भी हम 13 करोड़ लोगों को पूरे मुल्क के अंदर 30% रियायत दे रहे हैं आटे पे, घी पे, दालों पे, और मजीद ये रियायत बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये तो 2 बहुत बड़े इनकलाबी प्रोग्राम हो गए। उसके अलावा आपको पता है कि पंजाब में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। 360 अरब का हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है। अच्छा सर, बस एक सवाल, वैसे तो ये इस टाइम रेलेवेंट नहीं है, लाहौर के लॉर्ड मेयर के लिए बड़ी इतलात आ रही हैं, तो क्या कल वजीर आजम साहब भी थे तो कोई इस पे पेशरफ्त हुई? ये मामला चल रहे हैं, इस पे पार्टी की जो क़यादत है वो गौर कर रही है और जाहिर है कि कुछ नाम भी बातचीत में डिस्कस हुए हैं, लेकिन इस पे जो हतमी फैसला होगा वो पार्टी की क़यादत करेगी और फिर ये लोगों के सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। शफीक साहब, आपने जो रिपोर्टिंग की है कौन कौन सी बीट की है आपने? स्टार्ट मैंने किया था क्राइम रिपोर्टिंग, देन पॉलिटिकल। खालिद साहब आपने? मेरा स्टार्ट था कॉमर्स रिपोर्टर का, फिर पॉलिटिकल है। सलमान, आपने तो रिपोर्टिंग नहीं, बस बहुत मुख्तसर तौर पे की है। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग जो है ना, क्राइम रिपोर्टिंग कोई भी रिपोर्टर होता है ना उसके लिए जरूरी होती है। वो उसको लेग वर्क सिखाती है, इन्वेस्टिगेशन सिखाती है और वो एक चीज के मुख्तलिफ अपना परसेप्शन चेक देखता है उसको। अच्छा, माजी में बड़े अच्छे पाकिस्तान में क्राइम रिपोर्टर प्रोड्यूस हुए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ केसेस के अंदर पुलिस जो है वो क्राइम रिपोर्टर जो उस दौर के थे, बाबा चिश्ती थे, भट्ट साहब थे, जीएन भट्ट साहब, इन लोगों को बुला के उनसे डिस्कस भी कर लेते थे कि भाई ये चीज़ कैसे है, मतलब इस लेवल के ऊपर काम था। अब ये कल अहमद फराज साहब हमारे बड़े, मैं
कहने लगा था बरखुरदार, लेकिन अब चूंकि वो बड़े बरखुरदार हैं वो। तो वो हैं हमारे, और मेरे पास ही उन्होंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था। तो कल उनकी एक किताब आई जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शरीक थे। वहाँ फवाद साहब ने कुछ गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ दौर में 40 पुलिस मुकाबलों को अरूज मिला और 771 लोगों को मावरा अदालत मारा गया। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि पुलिस यहाँ तक हुआ कि पैसे लेके और प्राइवेट लोगों से बंदों को मार देती थी। तो ये तो बड़े ही वेरी हॉरेबल का शफीक। मेरे साहब बिल्कुल, ये देखें, ये जो फ्राज है इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेके आया था, आपके पास था ये, हम दोनों मुजरिम हैं, है ना। आज टीवी में लेके आया और इससे साबित किया कि ये एक अच्छा रिपोर्टर है, नो डाउट। और फिर देखें ये अपना, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो जो आपने कोट किया है फवाद साहब का कि ये किताब में से कोटेशन दी है जो कि अहमद फराज ने दी है। और देखें इसमें अपना उसने जो सबसे खूबसूरत बात है, उसने जो सरनामा कहते हैं ना पंजाबी से, जी, वो हमारे प्यारे बहुत अजीज असद साई और जायद खान साहब को दिया है, जो कि जायद अली खान साहब के जो दोनों बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर थे। और सबसे साई तो इंसान बड़ा अच्छा था। साई के साथ देखिए हमने अपना बात और तो निकल गई, साई के साथ हम जियो की ट्रेनिंग में थे और 2 माह हम वहाँ पे होटल में इकट्ठे रहे, नहीं दिन रात हम इकट्ठे थे। और पहले से इससे इंट्रैक्शन थी, लेकिन वो जो इंट्रैक्शन हुई ना उसके बाद हम शीरो शक्कर हो गए। और इतना खूबसूरत और इतना वो अपना हसीन आदमी था कि, और इतना जॉली आदमी था कि अल्लाह के काम में अल्लाह किसी को जल्दी बुला लेता है। लेकिन अपने क्राइम रिपोर्टिंग की बात की तो क्राइम रिपोर्टर जो है किसी भी सहाफ़ी के लिए बेस होती है, क्योंकि उसमें लेग वर्क होता है, वो आगे सीखने की उसमें बहुत मौका मिलता है। और साई साहब को जो है ना अक्सर इसकी जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया नया आया था, फिर ये सिटी 52 में भी गया तो ऐसे हम कहते थे यार तू हर वाले बीपर ते रिया कर, यानी इतना लेग वर्क करता था, इतनी अच्छी उसकी रीच थी अपनी रिपोर्टिंग में कि वो कोई खबर मिस नहीं होने देता। बिल्कुल ठीक है। और ये अपना, बल्कि हमें दाद देते हैं कि हम किताब नहीं लिख सके, हम लोग कहते हैं किताब आप ले सब आगे, लेकिन इसने हिम्मत की और अपनी किताब लिया, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। और साफियों को इस तरफ भी आना चाहिए, उनकी जो रिपोर्टिंग करते हैं वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को कंपाइल करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फराज ने किया है। और अच्छा हाँ, फिर कल आप ये भी बात कर रहे थे हेल्थ कार्ड की, कल फवाद साहब ने ऐलान किया कि प्रेस क्लब को जो साफ़ी हैं उनको डाटा दे दें, तो 22 तक वो तमाम जो मेंबर हैं हमारे उनको अपना हेल्थ कार्ड दे देंगे। अगर आप लोगों को भी डाटा नहीं दिया तो डाटा दें, ताकि 22 को आपको भी अपना कार्ड मिल जाए। और मेरी कोशिश होगी आप तीनों को पहले कार्ड। बिल्कुल ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब हमसे वादा कर लिया है तो अब तो हमें कार्ड मिले मैं मुतमईन हो गया हूँ। एक शॉर्ट सुनाना है, चौधरी साहब ने जो कल गुफ्तगू की, एक शॉर्ट सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अहमद फराज ने जो 2 सहाफ़ियों का, इसमें जाहिद साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई है अहमद कि आपने असद साई और जाहिद के नाम ये किताब की है। दोनों बहुत बड़े रिपोर्टर्स थे। असद साई से बिल्कुल मेरा भाइयों वाला ताल्लुक़ था, बदकिस्मती से बड़ी जवान उम्र में उनकी डेथ हुई, और बड़ा मेहनती आदमी थे। और अगर क्राइम रिपोर्टिंग में किसी बंदे को इस तरह से मैंने देखा है तो वो असद साई को देखा। और बिल्कुल अहमद फराज, मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने अपनी किताब का बड़ा ही अच्छा इन दोनों के किया, और जाहिद को और असद साईद को मेरा ख्याल है कि जो एक हदिया तबरीक पेश करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। शेख साहब, असद साई से तो आपके भी बड़े देरीना ताल्लुकात थे और आप दोनों जो है बड़ा करीब थे, तो मैं इनका असद साई के हवाले से थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि असद साई पे थोड़ी सी वो कीजिएगा। अच्छा, एक तो ये है कि असद साई मरहूम जो हैं वो हमारा इलाका भी एक था, और हम दोनों पाकिस्तान अखबार में जो है हमारा इकट्ठा ही कैरियर आलमोस्ट जो है वो शुरू हुआ। और असद साई मरहूम जो हैं वो अपने दौर के सबसे बड़े जो हैं क्राइम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे। और चौधरी फवाद हुसैन साहब ने जिस तरह प्रेस क्लब कल तकरीब में उनकी शख्सियत, असद साई मरहूम की शख्सियत पर अज़ारे ख्याल किया, तो चौधरी फवाद साहब जब लॉ के स्टूडेंट थे तो उस वक्त से असद साई मरहूम के साथ उनका एक तल्लुक था। और उसके साथ जो है कल बड़े ही दुखी अंदाज में असद साई मरहूम की मौत का जो है उसके हवाले से चौधरी साहब ने जिक्र किया। और जब हम दोनों पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान अखबार में थे, तो अक्सर चौधरी फवाद साहब जो है ये चंबा हाउस में रहते थे। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे और उनकी रिहाइश चंबा हाउस में थी, तो वो अक्सर हमारे पास जो है वो पाकिस्तान अखबार वो आया करते थे।
और असद साई महरूम, मैं आपको बताऊं, आप तो जानते हैं शफीक साहब, आपके सामने सारा उसने काम किया है कि वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो इस हवाले से भी उसकी अहम थी कि वो स्पॉट रिपोर्टिंग करता था। Legwork। और दूसरा ये पुलिस मुकाबले जो शहबाज शरीफ के दौर में होते थे उनको जैली साबित जो है वो असद साई मरहूम ने जो है मौका पर जाकर जो है बिल्कुल उनको सही। किया। दूसरा, लाहौर शहर के अंदर जो जराइम पेशा लोग हैं, जो कब्जा माफिया हैं, इन सारे जो माफियात हैं, इनको भी असद साई मरहूम ने बेनकाब किया। और सबसे बड़ी जो बात है कि वो इंसान बहुत बड़े थे, बहुत बड़े मिलनसार इंसान थे, इसमें कोई थे शक और नहीं। बड़े सहाफियों के अंदर बड़े हर दिल अजीज थे और पॉपुलर थे और लोगों के काम करते थे। बिल्कुल। अच्छा, साहब ये बताइए कि जो शहबाज शरीफ साहब है, खासतौर पे इस किताब में भी बड़ा जिक्र आया उनके पुलिस मुकाबलों का, वो क्यों, क्या वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब अदालतों के ऊपर, कानून के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर यकीन नहीं करते थे और वो खुद से ये फैसला कर देते थे कि इस फर्ज को मार दिया जाए? कई तालिब इल्म जो उनके साथ पहले लीडर, जो हमारे स्टूडेंट लीडर थे, वो पहले उनको ही फैसिलिटेट करते थे, बाद में उन्हीं को उन्होंने मार दिया। ये सोच क्या थी उनकी? ये जिस दौर में ये सारे पुलिस मुकाबले हो रहे थे ना, मैं खबरें का जॉइंट एडिटर था, तो मुझे उस वक्त के, नाम नहीं लूँगा, एक बहुत सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर ने चाय पे बुलाया। मैं घर चला गया उनके, वहाँ गुफ्तगू करते करते उन्होंने एक फ़ाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। तो वो टॉप 10 और पता नहीं कितने लोग, तो मैंने देखा तो मैंने कहा जी बड़ा, कहते कि रान साहब जो मुआशरे जो है साफ़ हो जाए तो मुआशरा बेहतर हो जाएगा। मैं कहा डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा, ये तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। कहते तो फिर इसको अगर इनको मार दिया जाए, तो मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अदा हिस्सेदार नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अदालतों से लोगों को सज़ा दिलाएं, अदालतें मजबूत होंगी तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का माइंडसेट ये था कि वो खुद ही अदालत हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही बादशाह हैं, खुद ही वो सल्तनत के मालिक हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। यही वो माइंडसेट है जो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट और एक आमराना जो है उसका फ़र्क है। सो जो लोग अदालतों पे यकीन रखते हैं और जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि सिस्टम प्रिवेल करे, वो फिर ये मुहावरा अदालत जो कत्ल होते इसमें नहीं पड़ते। एक जुमला उसमें असद साई और जाहिद अली खान साहब के लिए मुझ पे भी कर्ज है कि मैं ज़रूर कहूँ, जाहिद अली खान साहब क्या शानदार आदमी थे, वो पीते थे पाइप, और क्या स्टाइल था, क्या उनकी दाढ़ी थी, क्या अंदाज में वो गुफ्तगू धीमे अंदाज में करते थे। मेरे साथ तो चूँकि उनके 4-5 हम इदारों में इकट्ठे कायम किया, तो जाहिद अली खान साहब की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि एक को बड़ा मेहरबान सा, नफीस सा बड़ा भाई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि साई पे आपने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर ली। लेकिन जाहिद अली खान के मैं एक बात बताऊँ, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि हम जाते थे क्राइम रिपोर्टर डेड हाउस में, क्योंकि वहाँ पे आता था जो बंदे किसी हादसे में या वैसे मर गए हैं तो उस पर लाश आती थी उसकी। तो हम गए तो हमने देखा कि जाहिद अली खान साहब का बेटा भी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी, वो भी अपना वहीं पे था। तो जाहिद अली खान साहब रूटीन में चेक आ गए, तो हमने खान साहब कहा, खान साहब आप आए हमारे साथ। वो उसका इतना हौसला था, कहना यार मुझे पता है, हाँ, मैं कम करना है अपना। यानी बेटे की लाश पड़ी है मॉर्चरी में और वो उससे बंदे की हिम्मत देखे, आया, सारा उसने नोट किया और रोने लगे, हम भी साथ जा रहे हैं, ऐसा मंजर। लेकिन वो प्रोफेशनली इतने फिट थे कि उन्होंने अपने बेटे की मौत की भी उन्होंने नहीं लिया और अपना जो प्रोफेशन काम था वो उन्होंने किया। बिल्कुल ठीक है। ये और शफीक साहब, ये आजकल भी अखबारात के अंदर और टीवी के अंदर जो बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, अगर आप देखें, जिनमें सैयद मुशर्रफ शाह जो क्राइम का अच्छा एक्सप्रेस का हेड है, और दूसरा इरफान मलक जो सिटी 42 में क्राइम का हेड है, और उस तरह फराज जो है जिस तरह जियो के अंदर, ये सारे असद साई के जो हैं, असद साई के साथ काम किया, असद साई ने इनको तैयार किया। बिल्कुल ठीक है। और असद साई, मेरा तो चूँकि पाकिस्तान में आप दोनों आए थे और मैं भी वहीं था, और ये ज़रा एक माइंड सेट होता है कि जो डेस्क का इंचार्ज होता है ना, वो अपने आप को ज़रा अफसर समझता है। रिपोर्टर को कहता है ने खबर मैंने फाइल करनी, यार खबर दो मैंने लगानी है, और भाई ये क्यों, तो ज़रा माइंड सेट ये होता है कि भाई आई एम अ बॉस, मैं इंचार्ज हूँ। तो वो, लेकिन असद साई के अंदर जो एक सबसे खूबसूरत बात मैंने महसूस की ना, उसका तहम्मुल और हलीम इतना था वो, कि उससे जब मैं जाके बात करता था, वो करता था, तो जिस लहजे के अंदर जवाब देता था ना, मैं फील करता था कि यार अब मुझे मजीद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम उन दोनों को ट्रिब्यूट देते हैं और अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसा चलन चलो के ज़माना मिसाल दे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर बात करते हैं
शफीक अवान ने खुसूसी तौर पे कहा है कि जी ये रन डाउन में डालें मुस्लिम लीग बराए मुस्लिम बामुकाबला मुस्लिम लीग, तो ये फरमाइश स्पेशल टॉपिक नून लीग होता है। नून लीग होता है। और मेरा आपका जो है वो मिठाई होता है जो नहीं आती, तो उसकी जगह पर पीपल्स पार्टी की बातें कर देते हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद आते हैं फिर बात करते हैं। जी वेलकम बैक। और बात करेंगे मुस्लिम लीग बामुकाबला मुस्लिम लीग, लेकिन एक जुमला मेरा रह गया था कि एक बच्चा शिराज निसार भी बड़ा अच्छा क्राइम रिपोर्टिंग में है और वो बड़ा शाइनिंग है और उसने एमफिल किया है अभी रिसेंटली। साथ मुझे याद है कि हम आवाज में होते थे तो वो इनकलाब में, वो आपके साथ इनकलाब में, ये अहमद फराज भी वही इनकलाब में मेरे पास था, लेकिन शिराज निसार ने एमफिल किया, पढ़ रहा है बच्चा। तो ये मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि रिपोर्टर इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। जमील चिश्ती बड़ा अच्छा क्राइम रिपोर्टर, जो कि बाबा हो गया, वो रिटायर हो गया, लेकिन उसने अपने बाप का नाम जिंदा रखा है, बाबा चिश्ती का। और नईम मुस्तफा ने भी किसी हद तक क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा काम किया। अखबार से एसएसआई मरहूम को जमील चिश्ती जंग में लेकर आए। जी जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये बताइए कि ये क्या गेम पड़ रही है सलमान साहब? शायद खाकान कहते हैं कि जी वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि जी फैसला क़यादत ने करना है और उनकी नज़र में मरियम जो हैं उससे बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं है। तो क्या जो खिचड़ी पक रही थी अब वो बीच चौराहे में फूटने के लिए तैयार हो चुकी है? देखिए, वो शफीक अवान साहब ने और हमने जब पिछली दफ़ा बात की थी तो मैंने कहा था कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से। ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के नाम पर ख़ानदान के अंदर एक वरासत की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। और आप अंदाज़ा लगाइए, शाहिद खाकान अब्बासी जो खुद भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं शरीफ फैमिली की अदम मौजूदगी में, लगता यह है कि उनको पता चल गया कि 2023 की जो बस है ना वो मुस्लिम लीग नून की बस नहीं है, इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के नाम को आगे कर दिया। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि ये जो पस्से पर्दा कुछ मामलात चल रहे थे ना, उसमें उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब अगर आगे हों तो हम कोई बातचीत आगे चल सकती है। तो शायद एक तासुर ये देने की कोशिश की है कि हमने ये तय कर लिया है कि जनाब शहबाज शरीफ आगे आएंगे। मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज जो है ना वो ये समझती है कि अगर हमने 2023 में नहीं आना, यानी मैंने नहीं आना, तो शहबाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान की इक़्तिदार की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनका रास्ता रोकेंगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि खाकान अब्बासी क्या कहते हैं, उधर से मोहम्मद ज़ुबैर क्या कहते हैं, इधर से वो जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, इधर से परवेज़ रशीद क्या कहते हैं, ये सारे लोग जो है ना दो लोगों के दरमियान घिर चुके हैं। एक का नाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दूसरे का नाम शहबाज शरीफ। अच्छा, दोनों एक दूसरे को जाके तसल्ली देते हैं कि हम आपके सबसे ज्यादा वफादार हैं, लेकिन अरकाने असम्बली की अक्सरियत जो है, मैं बार बार कहता हूं, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है। एक बात, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं आते। वो देख रहे होते हैं मियाँ साहब की तरफ कि मियाँ साहब उनके सर पे शफकत का हाथ रख दें और वो हॉट केक जो है वो प्लेट में रख के उनको दे दें, भाई तू जाते तू इक़्तिदार की सियासत कर। मुझे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, अब देखिए कल तक तो वो पीटीआई के मुकाबले में थी, पीटीआई के साथ उसका सख्त चैलेंज था, अब जरदारी साहब ने भी उनको चैलेंज कर दिया है। जरदारी साहब कहते हैं कि असल मुकाबला तो हमारा नून लीग के साथ है। तो इसलिए ये जो एक दो तरफा लड़ाई हो गई है ना, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लड़ाई, और आज मैंने देखा है वो हमारे अकरम चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब नवाए वक्त में लिखा है, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ को इख्तियारात ना दिए गए तो मुस्लिम लीग का शराजा बिखर जाएगा। आप चाहे मुस्लिम लीग का क़यादत शहबाज शरीफ को दे दें और चाहे आप मरियम को दे दें, याद रखिए कि ये जो तकसीम है ना पार्टी के अंदर,
मफामत की और मजामत की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलने की, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने की, ये सारी चीजें बताती हैं कि मुस्लिम लीग अंदर से दाखिली तौर पर एक तकसीम शुदा जमात ठीक बनकर रह ठीक गई। ठीक है शफीक, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली जो थ्योरी है, ये नहीं है मुजामत और मुफामत कुछ इस तरह का गेम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो असल मसला तो खानदान को बचाना और दौलत बचाना आप है। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ा बारीक जुमला बोला है कि मरियम अहल नहीं है, मरियम नाहल है। यानी मुस्लिम लीग नून में ये अब सोच आ गई है कि भाई मरियम नवाज नाहल हैं, और ये बिल्कुल सलमान साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट हो गया, 23 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून नहीं है। और मोहम्मद जुबैर साहब क्योंकि तर्जुमान है, वो कहते हैं मरियम के बगैर दाल नहीं गलेगी। अब देखें जो डिवाइड है ना, जैसे सलमान साहब ने कहा, ये डिवाइड मजीद गहरी होती जा रही है। और वो जो मुस्लिम नून के अंदर एक लड़ाई है ना कि भाई मेरा प्राइम मिनिस्टर है, तेरा प्राइम मिनिस्टर, अब उसमें शायद खाकान अब्बासी हकीकत पसंदी से काम लिया उन्होंने, और वो हालांकि वो मरियम के कैंप में थे, लेकिन अब वो भी उनकी तरफ से ये बात आना कि मरियम जो है वो अहल नहीं या नाहल है, तो हम शहबाज शरीफ हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन साथ ही जो मुजामती ग्रुप है, या जो क्या कहते हैं, हम एक कौन सा ग्रुप हम इस्तेमाल करते हैं मीडिया वालों के लिए, मीडिया ब्रिगेड, इनका जो नवाज शरीफ ब्रिगेड है, जस्ट फॉर नो रीज़न, क्योंकि वो शाह के वफादार हैं, तो वो जो है वो कहते हैं नहीं भाई नवाज शरीफ और ये इसके मरियम दाल नहीं गलेगी। अरे भाई दोनों नाहल हैं, अगर आपने दोनों नाहलों को आगे लेके आना है तो कौन सा इलेक्शन कमीशन किस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्या अपनी पार्टी की पॉलिसी बनाएंगे। और देखें जो सियासी पार्टी हो, चाहे PTA हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, उनका एक बयानिया होता है, वो एक माइंड सेट होता है, वो अपनी पॉलिसी देते हैं, ये हमारी पॉलिसी होगी, हम इस पर चलेंगे। आप जो है सियासी पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेती हैं कि उन्हें इक़्तिदार में आना है। अगर उन्होंने तकिया उन पर दो बंदों पे किया, मरियम या उस पर नवाज शरीफ पे, जो कि सियासत में है ही नहीं, नाहल है, तो फिर क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो है ना आस्ता आस्ता जो गेंद जो है वो शहबाज शरीफ के कोर्ट में आ जाएगी, और उनको भी, पार्टी को भी समझ आ गई है। सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि जो MNAs हैं, जो पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने इलेक्शन की सियासत करनी है, उन्हें इससे कोई उससे गर्ज नहीं, उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है। अगर उन्होंने टिकट ना दिया तो किसी और पे आ जाएंगे, और वो रन पड़ेगा। अगर जो टिकटों की तकसीम पे अगर यही इनकी पॉलिसी जारी रही कि मरियम और नवाज शरीफ के पीछे पड़े, वो रन पड़ेगा आगे, आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे, और जो आपने कहा कि तितर बितर हो जाएगी पार्टी, तो यही नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल को अक्ल को हाथ डालें, ये शायद खाकान अब्बासी दूसरे लोग अक्ल को हाथ डाल रहे हैं कि बजाय जो नाहल हैं, जो इसमें आ ही नहीं सकते, उन पे तकिया करने के बजाय उनको आगे लेके आए जो कि सियासत कर सकते हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, जो फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, क्या शहबाज शरीफ पॉपुलर पॉलिटिक्स कर सकते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो ना कभी माजी में पॉपुलर पॉलिटिक्स की है और ना ही वो आइंदा कर सकते हैं, क्योंकि उनका मजाज ही जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला नहीं। ये जो अनाउंसमेंट हुई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से की गई है, आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कैंप से है, और इस वजह से शहबाज शरीफ साहब का उनकी तरफ से नाम लेना अब बड़ा अहम है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से नून लीग के अंदर ये सुना जा रहा था, ये बातें हो रही थी कि और दावा किया जा रहा था कि बैकडोर चैनल्स के ज़रिए जो है अब वो नून लीग की क़यादत के साथ मुज़ाकरात लंदन में चल रहे हैं, और कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि ये जो मुलाकातें बैकडोर चैनल्स के ज़रिए चल रही थी, उनमें जो मुज़ाकरात थे, बातचीत थी, वो नाकाम हो चुकी है, और उसमें कोई नून लीग को स्पेस नहीं मिली। तो मैं समझता हूं कि ये एक 2023 के इलेक्शन में स्पेस लेने के लिए, एक रास्ता लेने के लिए, ये नून लीग का एक जो है तयशुदा, नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये बात नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बात की है, ये वो रास्ता जो लेना चाहती है नून लीग, उस हवाले से ये जो इशारा है अब नया दिया गया। बिल्कुल राना साहब, ये जो वोट को इज्जत दो, ये भूल गए। ये इनका एक नारा था, मैंने कहा ना, पार्टी परसेप्शन से चलती है, पार्टी अपने पॉलिसी से चलती है, एक गाइडलाइन देती है। वो भूले कहाँ थे, वो था ही कहाँ। वोट का इज्जत दो किधर गया राणा साहब? की तेरी पार्टी की कर रही है? आप खालिद साहब को कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी है, तो आपकी पार्टी ये की कर रही है? नहीं, मेरी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून मेरी पार्टी है, और इसमें कोई शक नहीं। आपके इलाके की पार्टी है, वहां से जीती है वो मिशन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मेरी मुस्लिम लीग नून ऐसे ही पार्टी है जैसे PTI शफीक अवान की पार्टी है ना, उसी तरह प्रोग्राम की हद तक। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, मेरी वैसे ही पार्टी है। अच्छा, गुड, ग्रेट। अच्छा, देखें, बात यह कि एक गाड़ी है बड़ी महंगी और बड़ी खूबसूरत, सारा कुछ, लेकिन अगर उसके अंदर ना इग्निशन ऑन का होता है, ना उसमें पेट्रोल है, तो वो गाड़ी का फ़ायदा क्या है?
एक गाड़ी छोटी है लेकिन चलती है और स्पीड भी पकड़ती है और एक सेल्फ पे स्टार्ट हो जाती है तो वो गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। शहबाज शरीफ वो छोटी गाड़ी है जो स्टार्ट भी है और चल भी रही है, और नवाज शरीफ साहब वो मर्सिडीज BMW या वो प्राडो हैं जो है तो बहुत महंगी लेकिन वो चल नहीं सकती। सवारियों ने तो ये तय करना है कि हमने किस गाड़ी में बैठना है जो ट्रैवल कर सके, ठीक है ना। वो क्यों ऐसी गाड़ी में बैठे जिसमें बैठ के वो पाई जोर दी कहते रहे और गाड़ी हिले भी ना अपनी जगह से। शहबाज शरीफ जो हैं ये एक चॉइस है उन लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी सियासत करनी है तो शहबाज शरीफ के पीछे आए। अब ये बात अलग है कि शहबाज शरीफ साहब में वो हौसले नहीं है कि जो जिससे वो को बड़े डिसीजन ले सके, और ये बात भी तय है कि जो खालिद के हमने कही कि लंदन से सारी चीज़ें आती हैं, लंदन से सारे इशारे होते हैं, और मेरा पहले दिन से ये यकीन है कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी है और अक्सर मकसद जो है वो पैसे बचाना है, अपनी दौलत बचाना है, वो दौलत जो खरबों रुपए के अंदर है उस दौलत को बचाना है। मिसाल के तौर पे अब कल जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें 7 वॉल्यूम पे मुश्तमिल चालान है, अंदाजा करें जिसमें 100 गवाह हैं, उनकी लिस्ट है। यानी कोई क्राइम की कोई एक हद होती है ना, वो हद ही नहीं है। 100 वॉल्यूम का मतलब है, 7 वॉल्यूम का मतलब है कि इतने बड़े तो वो होंगे जिसमें ये सारा कुछ है। तो शफीक साहब आप नहीं समझते कि यार बड़ा देर हो गई, अब को फैसले होने चाहिए? अगर देखिए जो फैसले लेट होते हैं, अदलिया फैसले लेट करती है, तो जो हम एक बात कर रहे थे ना कि अवाम क्यों इनके पीछे जाते हैं, क्योंकि सजाएं अदलिया ने देनी है। ये कोई शहबाज शरीफ दौर नहीं है कि पुलिस के मुकाबले में मार दो या कोई मारवा अदालत अपना काम करें, और हमारी अदालतों को अब इस पर अपना सूरत से काम लेना चाहिए। अब देखिए ये जो इस पर मुस्लिम लीग नून की चीखें क्यों निकल रही हैं, ये जो अपना इनको मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया और इनको ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें उनकी बचत नहीं है। इसमें मामूली देखें ना, 25 अरब रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मंदे पता ही नहीं का ये क्या मजाक है। इसलिए कि इनको भी पता है, मुस्लिम नून की क्यादत को भी पता है कि भाई वो जो कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ जो अंदर हो रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई ये बचत नहीं होगी। रूहानी ताकत है उनमें, उन्हें पता चल जाता है। भाई देखो जिसने जुर्म किया उसको आपको मुझसे ज्यादा पता है, हम तो इल्जाम लगाएंगे या सबूत लेके आएंगे, लेकिन जिसने किया उसे पता है कि मेरे पल्ले क्या है। तो ये जो ना ये कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं केसेस, तो इस वजह से वो ज्यादा परेशान है। छोटी सी बात जो आपने लंदन यात्रा की है ना साराना साहब, बड़ा शानदार नैरेटिव मुस्लिम लीग नून ने ये बिल्ड किया है कि जी कुछ 5-6 जर्नलिस्ट हैं जिसमें नजम सेठी साहब भी शामिल हैं, ये जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं और कहा जा रहा है ये पैगाम रसानी के तौर पर ये लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें कर रही है कि खुदारा आप मान जाएं और हमारा सारा बर्बाद हो गया, पाकिस्तान आप चलाएंगे, पाकिस्तान आपसे चलेगा। अच्छा, ये नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं कि इसलिए बिल्ड कर रहे हैं ताकि मुस्लिम लीग भी इंटैक्ट रहे और वोटरों को ये पैगाम दिया जा सके कि मुस्लिम लीग अगले इंतखाबात में जीत रही है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो चुके हैं। अब बात यह है कि अच्छा, फिर ये भी नैरेटिव दिया गया है कि जी नवाज शरीफ साहब को कि जी नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा पीछे रहे, शहबाज शरीफ को आगे कर दें, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये गुफ्तगू हुई है। मेरी इतलात के मुताबिक ये जो नैरेटिव है ये सारा का सारा मैनिपुलेटेड और प्लांटेड है, और ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें कर रही है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट आप इस तरह की कोई चीज कर रही होती तो उनके लिए ये हमारे जर्नलिस्ट ही रह गए जिनके जरिए पैगाम आसानी होगी, और कोई नहीं रह गया कि जिसके जरिए बातचीत चलेगी। तो मुझे लगता है ये है कि ये भी एक खेल का हिस्सा है ताकि मीडिया के अंदर अपने आप को जिंदा रखा जा सके कि अगली बारी हमारी है। ठीक है, सिंध के अंदर शफीक साहब अभी तक मामला वैसे ही है। कल बिलावल साहब का बड़ा सख्त बयान है कि उनका मुंह काला होगा जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं बल्दियाती बिल की, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, उनसे तो कम से कम वो बात करें। जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है ना। हमारे साथ MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब वो मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम है इस पर आपको बड़ा एतराज़ है और एक स्टेक होल्डर आपने कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो मामला अब किस सतह पे कहाँ पे बात पहुंची है? देखें, MQM ने 2013 में इस बिल की भरपूर मुखालफत की थी और उसके बाद अक्टूबर 2013 में ही हम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और हमारी पिटीशन 140A इसी बिल की वजह से आज तक पेंडिंग है। इसमें बुनियादी एतराज ये है कि इसमें माली और इंतजामी इख्तियार जो कि आइन के आर्टिकल 140A का बुनियादी जुज है वो इसमें से सिरे से गायब है। यानी कि ना माली तौर पे कोई टाउन या कोई डिस्ट्रिक्ट उसको कोई फंड मिलेंगे,
ना ही 16 ग्रेड और 16 ग्रेड से ऊपर का कोई अफसर मेयर या चेयरमैन ना ट्रांसफर कर सकता है ना रख सकता है। ये तमाम इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। तो इसका मतलब ये है कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ कठपुतली की तरह होंगे और वजीर आला की मिन्नतें करते रहेंगे तो उन्हें फंड या स्कीमें मिलेंगी, और जो वजीर आला की मिन्नतें करने में नाकाम होगा उसके हल्के में काम नहीं होगा। जैसे कि माजी में 4 साल आपने मौजूदा बल्दियाती निज़ाम देखा कि कराची तो तबाह हुआ, लाड़काना, खैरपुर और बाकी जो सिंध के पीपल्स पार्टी के जो इलाके हैं सक्खर समेत वो भी बदहाली का शिकार हुए। अच्छा इजहार साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आला का जो रवैया है वो खासा सख्त है, और वो जो अल्फाज कह रहे हैं वो बड़ा सख्त है एक वज़ीर आला के तौर पे। रिजल्ट नहीं हुआ, ये एक वडेराना सोच है जो सिंध असेंबली में राइज है पिछले 13 साल से। न सिर्फ ANP ने मुखालफत की है, जमात इस्लामी ने की है, तहरीक लब्बैक ने की है, तमाम मुस्लिम लीग काफ ने, फंक्शनल ने, GDA ने, सब ने मुखालफत की है। उन्होंने तो किसी एक जमात को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, और उनके जो मन में आया, जो उनको भाया, वो उन्होंने असेंबली में कानून पास किया। तो उनका रवैया न सिर्फ और जो उनका जुमला था मौजूदा कि जब इस बिल पे एतराज किया तो फरमाने लगे हमें पाकिस्तानी समझो वरना कुछ और सोचने लगेंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक वज़ीर आला की हैसियत से असेंबली में जो बयान है ये इंतहाई खतरनाक और खौफनाक है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहार साहब। अच्छा सर, रोज़नामा पाकिस्तान का इदारिया भी आज इसी इशू पे, और उसका लुबे लुबाब ये है कि पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार का दावा करती है, लेकिन खुद जो है इस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है, और करना चाहिए, सबको लेके साथ चलना चाहिए। अब देखिए इसमें आपने लिखा भी है और बात भी की कि इजहार साहब बात कर रहे थे, इनका मसला है उस पर लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस उस पर या कानून साजी जो की उन्होंने उस बिल पे। अब देखें आपने सबको साथ लेके चलना, वो कहते हैं हमारे मेजॉरिटी ये मिनॉरिटी, जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। आप तमाम फरीक उनको बिठा के बात करते हैं। फिर देखिए बिलावल एक बड़ी माँ के बेटे, उनकी माँ बेनज़ीर को सलाम में मारा है, हाँ जी, और बड़े नाना के नवासे हैं, बेशक उन्हें सलाम है, लेकिन वो कह रहे हैं जिसने बिल को काला कहा उसका मुंह काला। अब हम इस पर क्या तबसरा करें? बिलावल साहब को बोलने से पहले खुद सोचना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं। उनकी उर्दू अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, और जो साथ उनके लोग बैठे हुए हैं वो उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि अपने लीडर को, अच्छा कल वो और को सख्त बयान दे दें तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। इसलिए राना साहब ये नेटवर्क तो आपने लिखा है ना, हम इसे आपका टोल कहेंगे, तो इस पे आप ज़रा थोड़ा तबसरा करें ये क्या है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जर्नलिज्म के उसके जो इदारिया होता है ना वो किसी का नहीं लिखा हुआ होता, वो इदारिया इदारे का होता है, ठीक है ना। उसमें जो इदारे के मालिक होते हैं उनकी पॉलिसी, उनकी बताई हुई हिदायत, और वो कोई भी एक लिख सकता है, लेकिन फाइनल उसे चीफ एडिटर ने करना होता है, क्योंकि ये इदारे की पॉलिसी को करता है। जिसके हाथ में कलम होता है ना, या जिसके हाथ में कीबोर्ड होता है, वो अपना काम बीच में कर जाते हैं। आपने अपना काम बीच में किया है। मेरी नौकरी तो मकर में है। तो भाई बात ये कि बीइंग चाह रहे हैं, शफीक साहब कहना चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी जरूर इस्तेमाल किया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा उसमें जाहिर है जो शफीक ने बात की कि जिसके हाथ में कलम है ना वो रास्ता तो निकाल लेता है, लेकिन जो एज पर पॉलिसी इदारिया इदारे की मिल्कियत होता है और उन्हीं की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अच्छा सर, डॉन के अंदर आरफा नूर साहिबा का कालम है, और वो कहते हैं कि कराची के तरक्याती प्रोग्राम में एक बार फिर नून लीग और PTI जो है उनमें रस्साकशी है, और नून लीग जो है वो सियासी रास्ता कराची में तलाश कर रही है जो उसे मिल नहीं रहा। देखें, पहले कराची के अंदर एक MQM एक बड़ी सियासी ताकत थी, उसके मुकाबले में 2018 के इंतखाबात में PTI एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई है। ये सारा कालम जो है उसी कराची की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो 4 फरीक हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और MQM, और उसमें वो कह रही हैं कि जी बुनियादी मसला तो ये है कि 2 बड़ी सियासी जमातें जो पीपल्स पार्टी और PMLN है, उन्होंने तो हमेशा से कराची की सियासत को नजरअंदाज किया है। कराची की सियासत का जो भी आप पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे थे, पीपल्स पार्टी तो जो सिंध की शहरी सियासत है उसे अपने लिए खतरा समझती है, तो अब वो किस तरीके से अपने लिए पॉलिटिकल स्कोर करेगी। PMLN जो है उसने एक मंसूबे का ऐलान किया, मंसूबे पे अमल दरामद नहीं किया, 5 साल उनकी हुकूमत थी। अब जब PTI ने एक चीज को लेकर आगे बढ़े तो अब आप तनकीद कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि वो ये कहना चाह रही है कि जो PTI है एक कुव्वत बनकर आई है, लेकिन अब कराची के अंदर एक रस्साकशी जो है वो हमें नजर आ रही है कि जो पावर पॉलिटिक्स है 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में, उसमें कौन जो है वो सियासी बस पर
चढ़ेगा। राणा साहब, नून लीग सबसे बड़ी मुखालिफ है कौमी सियासत में पीटीआई की, लेकिन ये जो स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो पीटीआई के साथ बैठी। बैठी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। टॉप ट्रेंड भी सेहत कार्ड था, और वाकई अगर ये कार्ड सब तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए तो ये गेम चेंजर होगा, और गेम चेंजर ना भी हो तो ये अवाम का हक है कि उनको सेहत की जो सहूलतें वो मिले। और पीपल्स ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पे फोकस कर रहे हैं। ये खाली सियासी कदम नहीं, एक जिसे कहते हैं रूहानी कदम भी है। लोगों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह ताला आप पे भी खुश होगा। कल मुलाकात होगी।